सबको प्रणाम। चलिए जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हम लोग पढ़ रहे थे और हम फिर एक छोटे से पड़ाव पे आके रुके थे। काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे और काइंड पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने दो काइंड्स के बारे में इन डेप्थ चीरफाड़ कर ली थी और वो दो काइंड थे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। आज हम लोगों को पढ़ना है अगला काइंड, लास्ट और एक इंपॉर्टेंट बढ़िया सा काइंड जिसका नाम है चेक। CHECK चेक नहीं, CHEQUE चेक। तो हम जिस चेक की बात कर रहे हैं ये वो चेक नहीं है जो मैं आपकी कॉपीज करता हूं, टेस्ट कॉपीज या क्लास वर्क कॉपीज की कॉपी चेक करने वाला चेक, या CA या CS का बच्चा जब चेक लिस्ट बनाता है वाला चेक। चेक CHEQUE जानते हो आप क्या है ये चेक? तो मेरा ये कहना है कि भाई चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इतने में हम समझ जाएं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फर्क इतना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का वो टाइप, चेक बिल ऑफ एक्सचेंज का वो टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंकर या स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ही ड्रॉ किया जाता है। दूसरा, ये किसी सादे कागज पर स्टैम्प चिपका के हर कोई नहीं बना सकता। चेक के लिए चेकबुक, एक स्पेसिफाइड चेकबुक आती है जिसमें चेक के लीव्स, लीव्स यानी पन्ने, चेक के लीव्स लगे हुए होते हैं जो हमको बैंकर के द्वारा ही दिया जाता है और जिसके लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के लिए कोई कहीं पे अकाउंट होना जरूरी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति सादे कागज पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के स्टैम्प पेपर चिपका के बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है। प्लस किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है। ड्रॉअर भी कोई भी हो सकता है, ड्रॉई भी कोई भी हो सकता है। तो जो बेसिक फीचर हैं, देर आर 3 पार्टीज और देर इट कंटेन्स एन ऑर्डर, वो सारे बेसिक फीचर्स जो हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के वो तो चेक में भी हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि चेक सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ही ड्रॉ किया जाता है। एक, यानी कि इसके अंदर सारी चीज आ गई पहले पॉइंट में, स्पेसिफाइड बैंकर यानी कि चेकबुक बैंक ही देगा। दूसरा, चेक एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा जो बैंकर डिसाइड करेगा, ठीक। और अगली चीज, एंड नॉट एक्सपोज्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसका मतलब है चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। देखो यहां क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 3 पे आना। A check is a kind of bill of exchange, BOE, drawn on a specified banker and not exposed to be payable otherwise than on demand. यहाँ मजा है लॉ का। यहाँ मुझे बहुत आनंद आने वाला है आपके साथ चर्चा करने पे। नॉट एक्सपोज्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, इस लाइन पे चर्चा करने पे मुझे बहुत आनंद आएगा। देखें जरा, करते अपन अपने तरीके से, सिर्फ अपन करेंगे। ये लाइन समझा दो सर बस। नॉट exposed to be payable otherwise than on demand, ये लाइन मैं कहता हूं, इस लाइन का मीनिंग ऐसे समझो। एक्सपोज का क्या अर्थ है? मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, यानी तेरे सारे राज खोल दूंगा कि तूने कितने कितने घोटाले करे। एक्सपोज करना यानी कि बाहर लाना, है ना, बाहर लाना, ठीक। एक्सपोज यानी बाहर आना, यानी कि जारी होना, इशू होना। और क्या, जो चीज इशू हुई वही तो बाहर आती है, जो चीज जारी जारी हुई वही तो बाहर आती है। तो बेसिकली यहाँ एक्सपोज्ड का अर्थ इशू होना या जारी होना है ना। तो यहाँ एक्सपोज्ड का अर्थ है इशू या जारी। ओ, टू बी पेएबल यानी कि पेमेंट होना, पेएबल होना, पेमेंट होने की योग्यता होना, पेमेंट की योग्यता। अदरवाइज का अर्थ होता है के अलावा, अदरवाइज यानी, अदरवाइज देन यानी के अलावा। ऑन डिमांड यानी कि डिमांड, ये तो सिंपल है। तो अब देखो, सबसे शुरू में उन्होंने वर्ड यूज कर दिया नॉट। ये नॉट को मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। नॉट दिख रहा है आपको बॉक्स में? नॉट, इस नॉट को 1 मिनट साइड में रखो। एक्सपोज्ड टू बी पेएबल, एक्सपोज्ड टू बी पेएबल यानी कि जिसे पे करने के लिए, पेएबल यानी पे करने के लिए, पे करने की योग्यता होती है उसमें, पे करने के लिए इशू किया जाता है, ठीक। जिसे पे करने के लिए, एक्सपोज यानी इशू, यहाँ एक्सपोज का अर्थ इशू होगा। टू बी पेएबल, पे होने के लिए, एक्सपोज यानी इशू किया जाता है, अदरवाइज यानी के अलावा, देन डिमांड यानी डिमांड के अलावा। अर्थात जिसे डिमांड के अलावा
डिमांड के अलावा, अदरवाइज देन, अदरवाइज यानी कि के अलावा, है ना, अदरवाइज यानी इससे उल्टा। ठीक, अपन बोलते ना, या तो ऐसा कर दे अदरवाइज मैं ऐसा कर दूंगा, तो अदरवाइज मतलब नहीं तो, है ना, इसके अलावा, फिर नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, अदरवाइज। ठीक, तो अदरवाइज देन ऑन डिमांड यानी डिमांड के अलावा, अदरवाइज यानी के अलावा, देन ऑन डिमांड यानी कि डिमांड के अलावा, और आगे क्या लिख दिया पहला वर्ड, नॉट। तो इस पूरे का अर्थ क्या हुआ, इस पूरे का अर्थ हुआ कि चेक इज नॉट एक्सपोज्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब चेक डिमांड के अलावा किसी और तरीके से पे होने के लिए इशू, नॉट यानी कि नहीं होता, यानी कि डिमांड के अलावा किसी और तरीके से पे होने के लिए इशू नहीं होता, यानी सीधी सीधी बात है, चेक हमेशा डिमांड पे होने के लिए ही इशू होता है, यानी कि सीधी सी बात, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ऐसे पढ़ा जाता है लॉ, तो घबरा जाता है बच्चा यार, ये क्या लिखा है यार, मैं कैसे याद करूंगा। चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, और आगे क्या लाइन थी यार, वो एक एंड नॉट एक्सपोज, वो क्या एक्सपोज, एक्सपोज कुछ बोल रहे थे यार सर, वो यार वो याद नहीं आ रहा है, गलत तरीका है। अगर मैंने रटाया होता तो आपके साथ यही होता जो अभी मैंने आपको एक्शन करके दिखाई, भूल जाते आप, है ना। लेकिन अब आपके पास लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का मीनिंग भी है, तो अगर आप कभी भूल गए वो एक्सपोज्ड वाला क्या फ्रेज था यार, तो चलो छोड़ो, जान दो, अ चेक इज ड्रॉन इन स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, तो लिख के आ जाएगा बच्चा। और अगर थोड़ी मेमोरी शार्प है, थोड़ा सा रिटेन कर गए, तो ये पूरा का पूरा फ्रेज ही याद हो जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे से समझ में आ गया है कि फ्रेज को रटने में अब आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रटने की आवश्यकता ही नहीं, समझ लिया है। चेक इज नॉट यानी नहीं, एक्सपोज यानी इशू होता, चेक इशू नहीं होता है किसके लिए, पे होने के लिए, कब, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब डिमांड के अलावा किसी और तरीके से, डिमांड के अलावा किसी और तरीके से पे होने के लिए चेक इशू नहीं होता, मतलब चेक हमेशा डिमांड पे होने के लिए इशू होता है। ये इस लाइन का मीनिंग है। तगड़ा कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन, मैं रहूं ना रहूं मेरे बच्चे को लॉ इंटरप्रेट करना आना चाहिए। भारत में हम ऐसा लॉ पढ़े हैं कि कोई लॉ हमको पढ़ने के लिए दे दिया जाए, हम उसका सही से इंटरप्रिटेशन करके दिखा दे, हमारा बेस मजबूत हो इंटरप्रिटेशन का, चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने का। आ रहा है समझ में, ये उद्देश्य है। ठीक, रटना रटाना बहुत हार्मफुल चीज है, बहुत हार्मफुल है। चलो भाई, दम के साथ बोलता हूँ मैं, क्योंकि मेहनत करता हूँ, है ना। इस सड़ी सी लाइन पे अगर मैंने अभी पिछले 7 मिनट अगर लगाए हैं तो कुछ महत्व रखता है ना, नहीं तो बेटा देखो क्या है, ऐसे भी बोल सकता था मैं ना, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि हम क्या कर सकते थे और वो नहीं करना चाहिए, ध्यान देना, ये जोर से चीख चिल्ला के भी हम कर सकते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा है चेक, क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा, बोलो बच्चों, चेक क्या है, काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, किस पे ड्रॉ होता है, स्पेसिफाइड बैंकर पे, किस पे, स्पेसिफाइड बैंकर पे, किस पे होता है, ऑलवेज डिमांड, ऑलवेज डिमांड, ऑलवेज डिमांड, किस पे होगा, ऑलवेज डिमांड पे। ठीक है भैया, मजा आ गया आपको, ये भी तरीका अच्छा लगा, आपको पता ही नहीं कि इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है। अरे बात समझ में, बेटर तरीके से पढ़ना चाहिए, बेटर देन द बेस्ट से पढ़ना चाहिए, है ना? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तरीके की बात कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट वे, आई हैव लर्न फ्रॉम माय ग्रेट टीचर्स इन दिस वे। अरे बात समझ, इट हैज टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, देखो। और ये जो अपन ने अभी यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, अ चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से लेके ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड के पे, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ये जो लिखा है यहाँ तक, इस पूरे को अगर हम दो डिस्टिंक्टिव फीचर्स बना लें तो वो निकलेंगे। पहला, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, चेक एक बैंक पे ही ड्रॉ होता है, नॉर्मल व्यक्ति पे ड्रॉ नहीं कर सकते चेक। एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, मतलब चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, मतलब चेक में टाइम डिमांड वाले में सिर्फ डी होगा, टी कभी नहीं होगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। कौन, चेक, चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। एक चीज और याद आ रही है आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट कभी बेरर नहीं होता, भले एक्ट में लिखा है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 4 की डेफिनेशन में, लेकिन आरबीआई ने बोला है, और आरबीआई एक्ट के जो सेक्शन है 31, उसके तहत उन्होंने बोला है कि भारत में आरबीआई के अलावा प्रोमिसरी नोट यानी बैंक नोट बेरर के नाम पे कोई भी इशू नहीं करेगा। मैंने आप इस पे बात की थी आपसे, तो फिर इसका मतलब प्रोमिसरी नोट में ये बेरर वाला फीचर नहीं होता, है ना, बेरर वाला फीचर, बेरर वाला फीचर, देखो वाला मैंने ट्रांसलिटरेट कर दिया, प्रोमिसरी नोट में नहीं होता, और टाइम वाला फीचर
टाइम वाला फीचर, टाइम इंस्ट्रूमेंट चेक नहीं होता, चेक में नहीं होता। तो चेक में टी वाला कंसेप्ट नहीं होता है और प्रॉमिसरी नोट में बी वाला कंसेप्ट नहीं होता। इतना याद कर सकते हो। इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बहुत प्यारा टेबल इजाद किया है, अपन ने उस टेबल पे बात की, याद आ रहा है ना शुरू में, पहले शुरुआती लेक्चर्स में, आगे फिर आएंगे वो। तो चेक क्या है? चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते सर कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बोल दो ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ काइंड ऑफ चेक? ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बड़े फीचर्स किसमें है? बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक पे भी ड्रॉ हो सकता है और एक नॉर्मल व्यक्ति पे भी ड्रॉ हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज सादे कागज पे ड्रॉ के स्टैंप पेपर पे भी बन सकता है। चेक की लिमिटेशन है, तो चेक में सारे फीचर्स बिल ऑफ एक्सचेंज वाले तो हैं, है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बिल में होती है, चेक में नहीं होती। तो बड़ा दायरा किसका, स्कोप किसका बड़ा है? बिल का। इसलिए बड़ा छोटे पे जाता है कि छोटा बड़े पे जाता है? अपना लॉजिक बताना मुझे। आप कहोगे सर छोटा बड़े पे जाता है। कभी पैदा होता है कोई बच्चा तो नर्स ऐसा बोलती है बाहर आके कि बधाई हो आप अपने बेटे पे गए हो? नहीं, नर्स कहेगी बधाई हो बेटा आप पे ही गया है। तो उस आदमी को राहत की सांस आएगी, चलो थैंकफुली मेरे पे गया है, नहीं तो मैं इतना परेशान था कि किस पे जाएगा, है नॉट दैट वे, कभी वाइफ पे भी जा सकता है। खैर, तो छोटे बड़े पे जाते हैं। छोटे बड़ों के प्रकार होते हैं। बड़ी नदियों से सहायक नदियां निकलती, सहायक नदी से बड़ी नदी नहीं बनती कभी, लॉजिकल। तो बड़ी कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज है और उसके बहुत सारे फीचर्स चेक में भी होते हैं। पर चेक की कुछ लिमिटेशन है कि वो बैंकर पे ही होता है, वो सिर्फ डिमांड पे ही होता है, उसकी चेकबुक बैंक ही इशू करेगा, हर कोई नहीं बना सकता है। तो चूंकि उसके कुछ स्कोप्स कम है एज कम्पेयर टू बिल, बाकी फीचर्स वही है, ड्रॉ ड्रॉई पे, तीन लोग होते हैं, तीन पार्टीज होती हैं जिसमें एक पार्टी ड्रॉई बैंकर ही होता है हमेशा। तो वो सारे फीचर्स बिल ऑफ एक्सचेंज की हैं, पर कुछ चीजें उसमें कम है, कुछ स्पेसिफिकली ही है। इसलिए कौन छोटा है? चेक। कौन बड़ा है? बिल। तो मैं अगर मैथ्स के बच्चों से सेट की लैंग्वेज में बात करूंगा तो कैसे कहूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ विच चेक इज अ सबसेट। पढ़ने का तरीका यार। तो चेक क्या है? चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इंस्टेड ऑफ सेइंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक आर सेम या बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक आर one and the same thing, no, instead of saying this we would always say a check is a kind of bill of exchange. डन, परफेक्टली डन। चलो भाई आगे आते हैं। अब एक मजे की चीज है बच्चों, वो मजे की चीज ये है कि चेक को लेके आजकल कुछ चीजें हो गई है। देखो, एक चेक की कंसेप्ट है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और एक है ट्रंकेटेड चेक, TRUNCATED, ट्रंकेटेड चेक। ये दो क्या चीज है? कुछ नहीं है, ये जो फिजिकल चेक है, आपके हाथ में चेकबुक है, चेकबुक में से आपने एक चेक फाड़ा, उस पर साइन की, यहाँ पे नाम लिखा, या नाम रहता है ना पे, पे टू, आपने अपने हाथ से नाम लिखा मिस्टर रामलाल, यहाँ पे अमाउंट रहता है ₹10,000, फिर आप वर्ड्स में लिखते हो 10,000 ओनली, ठीक। यहाँ पे बैंक का नाम रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका बैंक, यहाँ पे चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट, कुछ कोड्स वगैरह, यहाँ पे DDMMYYYY एंड डेट, यहाँ डेट डालते हो आप, ये चेक हो गया। यहाँ पे साइड में आप फिर वो क्रॉसिंग वॉसिंग भी करते हो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, ये सब हो गया, ये चेक है। अब ये चेक फिजिकल कॉपी है, हार्ड कॉपी है। आपने चेकबुक से कागज फाड़ा, कागज पे साइन किया, चेक एक कागज है, हार्ड कॉपी है, फिजिकल कॉपी है। अगर ये चेक मिस्टर रामलाल जो बेंगलुरु में रहते हैं, मिस्टर रामलाल जो बेंगलुरु में रहते हैं, अगर उनको देना है आपको, और फिजिबल नहीं आपको उन तक ये चेक पहुंचाना क्योंकि उनको पेमेंट बेंगलुरु में करना है, तो आप क्या करते हो? तब आप बैंकर के पास जाते हो और बैंकर से बोलते हो कि इस चेक को इलेक्ट्रॉनिक कर दो। तो बैंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्कैन कर लेगा इस चेक की। क्या करेगा? इस चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्कैन कर लेगा। ऑब्वियसली इमेज स्कैन करेगा मतलब मिरर इमेज आएगी। हम भी फोटो खींचते तो हमारा मिरर ही बनता है एक तरीके से, वो मिरर ही है। तो एक मिरर इमेज निकाल लेगा चेक की। कौन? बैंक। उनके सिस्टम से, सिक्योर सिस्टम IT एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत एक सिक्योर सिस्टम होता है, उस सिक्योर सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक इमेज बन जाएगी। उसके ऊपर फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लग जाएगी, या डिजिटल सिग्नेचर बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लग जाएगी किसकी? साइन करने वाले की, ड्रॉअर की, जिसका खाता है उसकी, बैंक पुट कर देगा। और अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है वो इलेक्ट्रॉनिक चेक बन गया। वो जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है वो क्या बन गया? सेम
लिखा वही सब कुछ है, उसके ऊपर साइन वाइन यहाँ दिख रही है, प्लस एक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिग्नेचर भी उसमें ऐड हो जाती है। अब मजे की बात यह है कि अब ये जो फिजिकल कॉपी ऑफ चेक है ये बैंक रख लेगा अपने पास, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रामलाल, मिस्टर जो भी है, सेम मिस्टर गुलशन है तो गुलशन जी को पेमेंट रामलाल को करना है, गुलशन जी का खाता है, गुलशन जी की साइन थी यहाँ पे, ये जो साइन है ये गुलशन जी की साइन है, तो गुलशन जी को वो चेक दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब वो मेल कर दिया जाएगा उनको, या बैंक के सिक्योर सिस्टम से उनके कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में, टैबलेट में, या मेल आईडी पे डाल दिया जाएगा। फिर वो उसको बेंगलुरु में मिस्टर रामलाल को भेज देंगे। बैंक के कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड से बैंक पूरा समझाएगा आपको वो सिस्टम, और मिस्टर रामलाल उस चेक को अपने बैंकर को देंगे और उसका पेमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो वो जो हार्ड कॉपी वाला चेक है उसका क्या होगा, वो हार्ड कॉपी वाला चेक अब अपने पास रख लेगा बैंक, कौन, एसबीआई, जो जिस बैंक का चेकबुक है जहाँ पे मिस्टर गुलशन का अकाउंट है, जिस बैंक को ऑर्डर दिया था मिस्टर गुलशन ने एसबीआई को कि मिस्टर रामलाल को पेमेंट कर देना, वो एसबीआई पहले तो मिस्टर गुलशन की रिक्वेस्ट पे चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करके इलेक्ट्रॉनिक चेक देते हैं, और जो ओरिजिनल फिजिकल कॉपी ऑफ चेक है वो अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फिजिकल कॉपी भी मिस्टर वापस दे दे गुलशन को, तो मिस्टर गुलशन फिजिकल कॉपी तो किसी से जमुना प्रसाद के नाम पे एंडोर्स कर देंगे, है ना, या किसी दूसरे रामलाल को देके आगे बढ़ा देंगे, और ये जो रामलाल वाला चेक है ये किसी बेंगलुरु वाले असली रामलाल को दे देंगे। तो एक ही चेक का पेमेंट 2 बार होने आ जाएगा बैंक में, केओस उत्पन्न हो सकता है। आ रही बात समझ, लॉजिकल बात है। तो चेक तो एक ही है ना, अब या तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज ले लो या फिजिकल फॉर्म में रहने दो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज चाहते हो बैंक से बोल के, तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हो चेक को, तो उसकी फिजिकल कॉपी बैंक अपने पास रखेगा, और वो एक तरीके से डेरिवेटिव हो गई। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच हार्ड कॉपी, वो भी तो होना चाहिए बैंक के पास सेफली, है। तो वो जो फिजिकल कॉपी उसको बैंक अपने पास कर लेता है ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब फर्दर अब किसी को निगोशिएट नहीं होगी, बैंकर ने अपने पास रख ली। तो वो जो फिजिकल कॉपी है आफ्टर कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रॉनिक इमेज, फिजिकल कॉपी को कहते हैं ट्रंकेटेड चेक, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक हो गया उसको बोलते हैं चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बस ये कंसेप्ट है, कोई काम की नहीं है। ये कंसेप्ट बेसिकली ऑब्सोलीट हो चुकी है, यानी आउटडेटेड, पुरानी। क्यों पढ़ाई सर? क्योंकि किताबों में मिलती है। आप फिर देख के मुझसे कहते कि सर ये कंसेप्ट है आपने पढ़ाई नहीं, इसलिए पढ़ाई नॉलेज पर्पस के लिए कि ये भी चलता है, ये भी होता है। लेकिन इसका महत्व इसलिए खत्म हो गया क्योंकि जब से ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आया है ना, स्पेशली एनईएफटी, आरटीजीएस, और अब तो क्या है, भीम यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, है ना, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, आप मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट से, है ना, एम वॉलेट या मोबाइल वॉलेट बोलेंगे, वॉलेट तो हमारी जेब में भी होता है। चूंकि इन सब से सिस्टम आ गए हैं ऑनलाइन पेमेंट, तो आजकल अब आदमी क्या करता है कि इतना चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा के आउट स्टेशन भेजने के बजाय रामलाल से खाता नंबर ले लेता है, बेंगलुरु वाले रामलाल से, और उसके खाते में एनईएफटी कर देता है, या आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी कर देगा। आ रहे समझ में बच्चों? तो ये चीजें आने के बाद अब चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नाम के जो कंसेप्ट है उसका उतना महत्व नहीं रह गया। 10 साल पहले, 12 साल पहले जब ये इलेक्ट्रॉनिक जगत में क्रांति हुई थी, तब ये एक उस समय का इट वॉज अ हॉट केक, है ना। पर अभी तो ऑब्सोलीट हो गई ये टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा काम नहीं आती। अगर किसी को यूज लेना हो तो बात अलग है, अभी इसको खत्म नहीं किया है, लेकिन इट इज काइंड ऑफ ऑब्सोलीट, काइंड ऑफ ऑब्सोलीट। चलो भाई, तो ये हुआ चेक। चेक में पार्टीज कितनी होती है ये भी अपन एक बार देख ही लें। तो एक काम करो, ये भी लिख लेते हैं, चेक की पार्टीज। देखो बच्चों, चेक की पार्टीज होती हैं ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, 3 पार्टीज। जिसमें ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई होता है हमेशा बैंकर। ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर होता है हमेशा अकाउंट होल्डर, ठीक। और पेई, पेई हमेशा होता है क्रेडिटर ऑफ ड्रॉअर। अब इसका एग्जांपल बना लेते हैं, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। माजिद ने माजिद ने अहमद से 10,000 रुपये, ₹10,000 उधार लिए, और 15 दिन बाद लौटाने के लिए
आया और अहमद ने रुको, अहमद ने नहीं, और माजिद ने अहमद के नाम पर 10,000 रुपये का चेक साइन करके दे दिया। चलो कुछ और डिटेल बताऊं आपको इस पूरे खेल में, ये एग्जाम्पल आपको समझने के लिए बहुत जल्दी आ जाएगा। माजिद का बैंक अकाउंट, सेकंड थिंग, माजिद का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। बहुत बढ़िया। अब देखें जरा, तो वो चेक दिखा दो ना सर, जो माजिद ने अहमद के नाम पे दिया है, वो चेक देख लो आप। ये चेक पे है ये डेट, यहाँ पे साइन किए मिस्टर माजिद, ठीक, अकाउंट होल्डर, नीचे उनका नाम भी लिखा है माजिद। यहाँ पे उन्होंने लिखा है पे टू, ये तो बैंक छपा हुआ देता है, यहाँ पे खाली स्थान रहता है, यहाँ पे उन्होंने लिखा पे टू मिस्टर अहमद खान, अहमद, रुपीज 10,000, और वर्ड्स में 10,000। चेक नंबर 1 2 3 4 5 6, और ये पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, तो ऑब्वियसली पंजाब नेशनल बैंक का नाम भी यहाँ लिखा ही होगा, पीएनबी, और अकाउंट नंबर भी लिखा होगा, माजिद का अकाउंट नंबर। अब देखना इस चेक पे कितनी पार्टीज दिख रही है आपको। एक पार्टी दिख रही है अहमद, दूसरी पार्टी दिख रही है माजिद, और तीसरी पार्टी कौन है? तीसरी पार्टी है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका चेक है, जिस बैंक ने चेकबुक इशू की थी माजिद को। अब माजिद का खाता है, मतलब माजिद क्या है? अकाउंट होल्डर है। कौन से बैंक में? पीएनबी में। ठीक, बहुत बढ़िया है। तीन पार्टीज। अब मजे की बात देखो, क्या माजिद के अकाउंट में 10,000 रुपए हैं? हाँ है। तो क्या माजिद ने पीएनबी को 10,000 रुपया दे रखा है? हाँ दे रखा है। तो बताओ इन दोनों में कौन डेटर क्रेडिटर? माजिद हो गया क्रेडिटर और बैंक हो गया डेटर, क्योंकि मैंने जिसको पैसा दे रखा हो वो मेरा डेटर है। बैंक, सुना, बैंक की बैलेंस शीट में माजिद का नाम कहां लिखा रहेगा? असेट साइड की लायबिलिटी साइड? लॉजिक लगा। माजिद का खाता है पीएनबी में, और माजिद ने पीएनबी के अपने बैंक अकाउंट में लाख रुपया डाल रखा है, लाख रुपया, 1 लाख रुपया। तो किसी भी दिन मांग सकता है माजिद, क्योंकि मैंने अपने खाते में 1 लाख डाला है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा। तो मैं मांग सकता हूं, मतलब मैंने दे रखा है बैंक को, तभी तो बैंक मुझे मेरे सेविंग अकाउंट पे या करंट अकाउंट पे या एफडी अकाउंट पे ब्याज देती है। ब्याज कौन देता है? डेटर। इसका मतलब बैंक मेरा डेटर है। तो इसका मतलब मैं बैंक को आदेश दे सकता हूँ कभी भी कागज पे लिख के कि मेरे खाते में इतना पैसा है, मैंने जमा कर रखा है, वो दो। लॉजिक समझ में आया? बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तो ये होता था कि क्रेडिटर अपने डेटर को बोलता है कि तू मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर देना, यही होता है ना। चेक में भी वही हो रहा है, पर चेक में डेटर क्रेडिटर को हम कैसे फिट कर रहे हैं ये देखना आप लॉजिक। बैंक अकाउंट होल्डर और बैंकर में डेटर क्रेडिटर का रिश्ता है, सोचो तो कैसे। जिसका खाता है वो क्रेडिटर है और बैंक डेटर है। क्यों? क्योंकि जिसने खाता खोला है उसने बैंक में पैसे डालने जमा किए, तभी तो बैंक ब्याज देता है। तो क्रेडिटर ने यानी अकाउंट होल्डर ने अपने डेटर यानी बैंकर को यह आदेश दिया कि मेरे क्रेडिटर मिस्टर अहमद, जिनसे मैंने उधार ले रखा है, मैं उनको देना चाहता हूं, उनको पेमेंट कर दे। तो ड्रॉअर ने ड्रॉई को आदेश दिया कि पेई को पेमेंट कर देना। सब कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा ही तो है। तीन पार्टीज भी प्रूव हो गई, इसके अंदर एक ऑर्डर है, ये भी प्रूव हो गया। डेटर क्रेडिटर का जो खेल है वो भी प्रूव कर दिया। और सिंपल वे में अगर बोलेंगे तो ड्रॉअर बैंकर पेई, ड्रॉअर बैंकर पेई, ड्रॉअर बैंकर पेई। बहुत आसान है, शानदार। आया बच्चों समझ? तो ये पूरा सिस्टम है चेक का, विच इज वेरी इजी, है ना, कोई कठिनाई नहीं इसमें समझने में। अब आओ भाई अगली कंसेप्ट पे, बिल्स इन सेट्स। ये क्या चीज है बिल्स इन सेट्स? तो देखो ये कंसेप्ट भी आजकल कम चलती है, पर है, आज भी है, मतलब ऑब्सोल्यूट पूरी तरह से नहीं हुई है। क्या होती है बिल्स इन सेट्स? तो देखो क्या करते थे पहले के समय में, पानी के जहाज से सारे ट्रांजेक्शन होते थे अधिकतर, आज भी होते हैं, हवाई जहाज भी हो गए अब तो उदाहरण के तौर पे मिस्टर कुमार, जो एक
व्यापारी हैं ने बॉम्बे से गुड्स सेल किए टू मिस्टर अधिराज हु इज ऑल्सो अ व्यापारी लिविंग इन, इंग्लिश हिंदी मिक्सचर कर रहे अपन, लिविंग इन वाइजैग, वाइजैग यानी विशाखापट्टनम। तो मिस्टर कुमार बंबई में रहते हैं, मिस्टर अधिराज विशाखापट्टनम में रहते हैं। ठीक है, कितने के गुड्स बेचे? गुड्स वर्थ रुपीज, ऊपर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, वर्थ रुपीज 1 लाख। अब मुझे फटाफट से बता दो ऑन क्रेडिट, हाँ ये सब ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट हुआ है, उधार पे हुआ है। तो अब बता दो किसने किसको क्या दिया। मिस्टर कुमार ने बेचा है माल मिस्टर अधिराज को उधार पे, तो डेटर कौन? झट से बोलो, डेटर कौन? बोलो बच्चे, जहां बैठे हो वहीं बोलो, अपने घरों में लेटे हो अगर पेट के बल तो सीधे बैठ जाओ। डेटर कौन? डेटर है मिस्टर अधिराज, उन्होंने माल उधार लिया है। किसने दिया है? क्रेडिटर कौन? मिस्टर कुमार। ठीक, बिल्स इन सेट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ गए वापस, एक नई कंसेप्ट आई है बीच में इसलिए उस पर बात कर रहे हैं। बिल्स इन सेट्स, क्या पढ़ रहे हैं? कंफ्यूज नहीं होना है ना, बिल्स इन सेट्स। अब ये माल किससे भेजा? बंबई में भी समुद्री जहाज चलता है, विशाखापट्टनम में भी समुद्री जहाज चलता है, तो उन्होंने माल समुद्री जहाज के थ्रू भेजा। ये पूरा ट्रांजेक्शन समुद्री जहाज के थ्रू हो रहा है। ठीक है भैया, अब क्या हो रहा है कि जब मिस्टर कुमार ने ये माल बेचा तो उन्होंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी लिख दिया। ठीक, उन्होंने लिखा पे टू अपना ही नाम लिख दिया, पे टू मी, मुझे ही पे कर देना, उनको किसी और को नहीं देना है। तो लिख सकते हैं अपना नाम, ड्रॉर और पे एक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड काउंटिंग, पे टू मी दैट इज मिस्टर कुमार, ये मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ मिस्टर कुमार ने साइन करी, कुमार, और ये किसके पास भिजवा दिया? मिस्टर अधिराज। अभी अधिराज की साइन नहीं हुई इसमें ना, रुपीज 1 लाख, 1 लाख ओनली ऑन डिमांड या आफ्टर 3 मंथ्स, जो लिखना है लिख लो। ठीक है, यहाँ पे डेट वेट डाल दो, DDMMYY। चलो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस पे स्टैम्प पेपर भी, स्टैम्प भी चिपका दो, स्टैम्प। अब सुनो मजे की बात, ये जो बिल है, ये बिल उन्होंने पानी के जहाज में रखा, ये धुआं निकल रहा है, ये पानी का जहाज, देखो थोड़ी ड्राइंग अच्छी आई है अभी, है ठीक ठाक समझ आ जाएगी। पानी का जहाज है, इस पानी के जहाज में माल भी भेजा और साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेज दिया। ठीक, कि जैसे ही माल पहुंचे तो मिस्टर अधिराज से ये साइन भी करा लेना, ताकि 3 महीने बाद या जब भी मुझे पेमेंट लगेगा ऑन डिमांड, मैं बुलवा लूंगा, बोल के किसी को भी भेज दूंगा पेमेंट लेने के लिए। कम से कम उनके हाथ का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होगा तो मेरे पास प्रूफ तो रहेगा कि मैंने उनको माल उधार बेचा है, तो उन्होंने भी साइन किया है कि हाँ मैं देने के लिए रेडी हूँ 1 लाख। तो भाई यही तो मजा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कि एक लिखित डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे हो जाता है कि आपको पैसा लेना बनता है किसी से। तो उन्होंने एक बिल भेजा। अभी एक बिल जब भेजा तो जब समुद्र में जहाज गया तो जहाज भी बहुत बड़ा होता है और कई बार लहरें उठती है तो बहुत सारा पानी समुद्र के अंदर आ जाता है, तो फिर वो मल्लाह नाविक उस पानी को बाहर उलीचते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तो डूब नहीं जाता जहाज, लेकिन काफी पानी घुस जाता है कई बार जहाज में, जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो जिस बक्से में या जिस डॉक्यूमेंट, जहां जिस डॉक्यूमेंटेशन के बीच में ये बिल ऑफ एक्सचेंज रखा था, वहां उस कमरे में भी पानी घुस गया और ये बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा वॉश आउट हो गया। अब पूरा वॉश आउट हो गया तो माल तो सेफली डब्बों में था, माल को पानी से इतना फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत पानी आया, डब्बों में था, पैक था, निकाल के फेंक दिया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट पूरा वॉश आउट हो गया, खराब हो गया, गल गया, फट गया, कागज कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। तो प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर अधिराज के पास जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज पहुंचा तब वो साइन कैसे करें? तो मिस्टर कुमार के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मिस्टर अधिराज ने उनसे माल लिया, ना उनके नाम, ना उनके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो क्या ही बढ़िया हो, देखना बच्चों, क्या ही बढ़िया हो कि चूंकि समुद्री ट्रांजैक्शन है, बिल ऑफ एक्सचेंज के फट जाने का या गल जाने का या धुल जाने का खतरा है, तो 3 बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिए जाएं, मल्टीपल। अब 2 से भी ज्यादा 3 है ना, तो क्या करते थे? 3 बिल ऑफ एक्सचेंज भेजते थे। ठीक, ये मतलब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसकी एक कॉपी और बनाते थे और एक और बनाते थे, कुल कितनी कॉपी बनाते थे? इंटू 3, और हर एक पे लिखते थे वाया, VIA वाया।
उसके ऊपर लिख देते थे वाया। इस वाया का अर्थ होता था कि इस बिल के और भी सेट हैं, ठीक, और भी सेट हैं। तो 1 लाख का एक बिल, 1 लाख का दूसरा बिल, 1 लाख का तीसरा बिल, तो 3 बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिए। किसने? मिस्टर कुमार ने। किस पे? मिस्टर अधिराज पे। अच्छा, माल कितनी बार उधार जा रहा है? एक बार ही जा रहा है माल, तो 1 लाख रुपए का, और 3 बिल भेज दिए, तो तीनों पे अगर साइन हो गई तो 3 लाख का कर्जा हो जाएगा मिस्टर अधिराज पे, क्योंकि 3 बार साइन कर चुके 1-1 लाख के 3 बिल पे। तो उनको 3 बार साइन नहीं करना है, उनको साइन एक ही बिल पे करना है, लेकिन 3 इसलिए भेज रहे हैं कि कभी कोई एक अगर बिल फट जाए, गुम जाए, तो दूसरा पहुंच जाएगा, दूसरे जहाज में डाला है वो, है ना। 3 अलग अलग मोड से भेजेंगे ना, एक पानी के जहाज से भेजा है तो दूसरा बाय रोड भेज दिया, है ना, या तीसरा कोई व्यक्ति लेने आया था घोड़े पे बैठ के तो उसके थ्रू भेज दिया, या 3 अलग अलग पानी के जहाजों से भेज दिया कि इस जहाज में नहीं तो इस जहाज में, इस जहाज में नहीं तो दूसरे जहाज में। तो माल तो पहुंचेगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज तो कोई सा एक पहुंच जाए, 3 में से कोई एक बिल ऑफ एक्सचेंज तो पहुंच जाए और एक्सेप्ट हो जाए। तो इंटेंशन कितने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कराने का है मिस्टर अधिराज से? एक ही एक्सेप्ट कराने का है। पर 3 क्यों भेजे? तो 3 इसलिए भेजे ताकि कम से कम 3 भेजे हैं तो कोई सा एक तो सेफली ट्रांसमिट हो जाए, वहां तक सेफली पहुंच जाए और साइन हो जाए, और हमारे काम में टाइम ज्यादा ना लगे, है ना। एक भेजा था वो वॉश आउट हो गया, फिर उन्होंने एक आदमी भेजा, उसने बोला कि भाई वो तो वॉश आउट हो गया, तो फिर आप नया बना के भेजोगे, फिर ये लेके जाएगा, फिर वो साइन करके फिर भिजवाएंगे, इसमें कितना एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है। एक साथ 3 भिजवा दो, एक नहीं पहुंचेगा तो दूसरा पहुंच जाएगा, नहीं तो तीसरा तो पहुंच ही जाएगा। सर अब ये तो ऐसी रिस्क है कि तीनों ही खराब हो गए, तो फिर तो 4 भेज दो। पर जनरल प्रैक्टिस व्यापारियों की 3 की थी, तो बस जो प्रैक्टिस थी उसी के आधार पर हम बात कर सकते हैं। तो 3 बिल ऑफ एक्सचेंज भेजे जाते थे। तीनों बिल जैसे कि एग्जाम में सेट आते हैं, तो वो क्या अलग अलग क्वेश्चन पेपर है कि भाई एक ही क्लास के 2 बच्चे एक ही रूम में बैठे हैं, तुझे अलग पेपर आया, मुझे अलग पेपर आया? नहीं, सिर्फ उसके सेट बना दिए, है ना, होता है ना एग्जाम में, सेट बना दिए, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए, लेकिन चीज वही है ना। ऐसा नहीं कि इसको टफ आया था, मेरे को इजी आया तो इसको कम नंबर आया, इसको ज्यादा आ गए तो ये तो बायसनेस होगी, नहीं, पेपर वही आता है, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देते हैं, तो चीज वही रहती है, सिर्फ उसके 2 भेद कर देते हैं। तो अमाउंट वही है 1 लाख, लेना भी एक बार ही है, बस उसके 3 भेद कर दिए, 3 वाया मतलब 3 रूट कर दिए अलग अलग, वाया मतलब 3 रूट, है ना, यहाँ से वाया वहां होते हुए जाना है ना, इंदौर से भोपाल जाना है तो आपको देवास होते हुए वाया देवास भोपाल जाओगे, तो रूट रूट बताना, तो वाया मतलब 3 रूट, एक एक पहले मरीन क्वीन जहाज से आ रहा है, दूसरा जहाज रानी से आ रहा है, तीसरा एक्वा कार्गो से आ रहा है, 3 अलग अलग पानी के जहाज है, तीनों के 3 अलग अलग नाम है, तीनों में एक एक बिल ऑफ एक्सचेंज डाल दिया और कह दिया जहाज के कप्तान से कि वहां पर मिस्टर अधिराज मिलेंगे, उनसे इसको एक्सेप्ट करवाना है। अब आप पूछोगे कि सर मान लो मिस्टर अधिराज गलती से 3 बार साइन कर देते हैं और तीनों का एक्सेप्टेंस करके भेज देते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहा, और यहाँ मिस्टर कुमार के पास तीनों आ गए, तो क्या वो फिर वो 3 लाख मांगेंगे, एक लाख के 3 बिल का 3 बार पेमेंट? नहीं मांगेंगे। और सर मांग लिया तो कोर्ट में गए वो कभी कि भाई मेरे को तो 3 लाख लेने, तो उनको फिर इनवॉइस भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि 3 लाख की सेल बताओ, इनवॉइस तो एक बार का ही 1 लाख का, तो ऐसा झोल, ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा सर, मिस्टर कुमार ने तो नहीं किया, पर मिस्टर कुमार ने उसको फिर एंडोर्स कर दिया किसी मिस्टर राज के नाम पे जो इनोसेंट है, उसको नहीं पता, फिर तो मिस्टर राज तो मिस्टर अधिराज से मांगने जाएगा, कुमार के पास जो एक बिल है वो कुमार मांगने जाएगा, और एक और तीसरा बिल है वो कुमार किसी सिमरन के नाम पे कर देता है एंडोर्स, तो एक राज को दे दिया, एक सिमरन को दे दिया, एक कुमार ने खुद ने रख लिया, और अब 3 अलग अलग लोग मांगने जाए मिस्टर अधिराज से, तो भी मिस्टर अधिराज को एक बार ही देना है। लेकिन अगर राज और सिमरन मांगने आ गए जो कि इनोसेंट है, तो उनको मिस्टर अधिराज को 1-1 लाख देना पड़ेंगे। ये गलती मिस्टर अधिराज की भी कि उन्होंने 3 बार साइन क्यों किया, पर एक्चुअल में उन्होंने माल तो 1 लाख का उधार लिया था, साइन 3 बार कर दिया, और 3 बार में से 2 बार का जो पेमेंट है वो राज और सिमरन इनोसेंट लोग हैं जिनको कुछ नहीं मालूम कि क्या गड़बड़ है, 1 लाख का था कि 3 लाख का था, भाई हमारे हाथ में तो 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज आया, सिमरन बोल रही है, राज बोल रहा है मेरे पास भी 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज आया, नेगोशिएट होके मैं होल्डर, तो मेरी क्या गलती है? तो इन दोनों को तो अधिराज के पास जाने पर अधिराज को पेमेंट करना पड़ेगा, बाद में अधिराज, सुनना ध्यान से, बाद में अधिराज मिस्टर कुमार से 2 लाख रुपए वसूल कर सकता है कोर्ट केस करके, कि भाई उनको तो मैंने मना नहीं किया क्योंकि वो इनोसेंट लोग थे, लेकिन गलती तेरी है कि तुझे जब मुझसे एक बार में 1 लाख लेने थे, तो और ठीक है कोई बात नहीं, 3 बार भी मैंने साइन कर दिया था, तो भी तुझे आगे फर्दर नेगोशिएट ना करते हुए एक ही बिल अपने पास रखना था, बाकी 2 फाड़ देने थे, और उस बिल के बेसिस पे मेरे से एक बार ही पेमेंट मांगना था, पर तूने 2 अलग अलग लोगों को भी नेगोशिएट कर दिया और एक खुद के पास रख लिया और मुझसे 3 बार पेमेंट करा लिया है,
तो एक बार का तो ठीक है मुझे देना ही था, बच्चे हुए 2 बार का पेमेंट तो मुझे लौटा। ये बाद में अधिराज कोर्ट केस कर सकता है, लेकिन कोई इनोसेंट व्यक्ति होल्डर बन के जिसके नाम पे नेगोशिएट हुआ है वो आ जाए तो उसको तो पेमेंट करेगा ही करेगा अधिराज, जिसने गलती से 3 बार साइन कर दिए हैं, 3 बार एक्सेप्टेंस कर दिया है। पूरी कंसेप्ट की चीरफाड़ कर दी बिल्स इन सेट्स। ठीक है बच्चों, चलो तो कारण क्या था बिल्स इन सेट्स ड्रॉ करने का? कारण था एट सेफ ट्रांसमिशन ऑफ एटलीस्ट वन पार्ट। ठीक, और सेट पे क्या एसेंशियली चीज वर्ड लिखे जाते थे? वाया वर्ड लिखा जाता था, जिससे ये याद रहे कि ये बिल के और भी सेट है। जिस बिल का कोई सेट नहीं होता है, इंडिविजुअल सिंगल ड्रॉ होता है, उस पर वाया लिखने की जरूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया। चलो भैया तो देख लें इस बार जरा इन्होंने क्या लिखा है। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन इन सेट्स इट इज नोन एज बिल इन सेट्स। है नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज, और कोई प्रकार नहीं है, बस सेट में ड्रॉ हुआ है। A bill in set is usually drawn when they are to be sent from one country to another। भी मैंने एग्जांपल मुंबई और विशाखापट्टनम लिया है, पानी के जहाज का एग्जांपल, लेकिन जनरली इसका ड्राइंग या इसको कब इशू करते थे? जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजना हो, फॉरेन ट्रांजेक्शन में ज्यादा यूज करते थे। द पार्ट्स ऑफ अ बिल आर सेंट The parts of a bill in set are sent by different mail routes in order to ensure the safe transmission of at least one part। है ना? तो बिल इन सेट के जो 3 पार्ट हैं उन तीनों को अलग अलग मेल रूट से, मेल यानी डाक, तो 3 अलग अलग डाक के रूट से भेजा जाता था। इन ऑर्डर टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए, इस बात का आश्वासन हो जाए कि एटलीस्ट कोई सा एक पार्ट तो सेफली ट्रांसमिट हो ही जाए एटलीस्ट। सेक्शन 132 एंड 132 प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग रूल्स इन फॉर अ बिल इन सेट्स। और वो फॉलोइंग रूल्स क्या हैं वो यहाँ ना लिखते हुए मैंने आपको ओरली समझा दिए। क्या? कि उसको एक ही बार एक्सेप्ट करना है, 3 बार नहीं करना है। दूसरा, जस्ट इन केस अगर वो 3 बार एक्सेप्ट कर भी लेता है फलाना ढिमका, तो फिर अगर कोई इनोसेंट होल्डर जिसके नाम पे नेगोशिएट होके आया और वो मांगने आ जाए तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, बाद में भले ही वो ड्रॉअर से वसूल कर सकता है। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिए। अब है भाई अगली हेडिंग जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रो नोट और बिल के बीच में डिफरेंस। ठीक, तो एक बार मैं देखता हूं आपके सामने और अपन इसको झट से कर लेते, बहुत आसान है। नेचर सबसे पहला बेसिस है, नेचर। अब प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी व्हाइल अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे मनी। खत्म, आसान है, हम जानते हैं प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है ना। नंबर ऑफ पार्टीज प्रोमिसरी नोट में 2 होती हैं, मेकर पेई, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 होती है, ड्रॉवर ड्रॉई एंड पेई। बहुत इजी पॉइंट है सर, ये तो सब इजी इजी लग रहे एकदम, है इजी। तीसरा, और आप कंसेप्ट से पढ़ रहे हो ना, तीसरा पेएबल टू बेरर। अब याद करो मैंने कहा था प्रोमिसरी नोट बेरर के नाम पे आरबीआई के अलावा और कोई इशू नहीं कर सकता भारत में, यानी कि प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेरर भारत में इशू ही नहीं होते, आरबीआई करती है उसको, तो करेंसी नोट बोलते हैं, इसके अलावा और कोई इशू करता ही नहीं है। तो प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी इशूड विच इज पेएबल टू बेरर। बेरर के नाम पे पेएबल हो ऐसा प्रो नोट कैन नॉट बी इशूड, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज पे बेरर के नाम पे पेएबल इशू हो सकता है। ठीक, नोटिस ऑफ डिसऑनर, अगर प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो जाए तो आपको ड्रॉअर को या अपनी प्रायर पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं होती प्रोमिसरी नोट में, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस ऑफ डिसऑनर देना कंपलसरी है ना। बहुत आसान पॉइंट है। आगे नोटिस ऑफ डिसऑनर की कंसेप्ट आएगी तब ये पॉइंट अपने आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, है ना। सिंपल शब्दों में, मान लो रामलाल के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, रामलाल पेई है, और रामलाल पेमेंट मांगने ड्रॉई के पास गया और ड्रॉई ने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा। तो रामलाल की ड्यूटी है कि ड्रॉअर को, श्यामलाल ने ड्रॉ किया था घनश्याम पे और कहा था कि रामलाल को पे कर देना, तो रामलाल घनश्याम से मांगने गया, पे ही ड्रॉई से मांगने गया, ड्रॉई ने मना कर दिया, तो डिसऑनर। तो डिसऑनर की सूचना किसके हाथ में है अभी बिल? रामलाल की। तो रामलाल श्यामलाल को, ड्रॉअर को ये नोटिस देगा, बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो रामलाल के खिलाफ कोर्ट केस नहीं कर सकता है। पहले नोटिस देना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी कि भाई तूने मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था कि जा घनश्याम दास से पैसे ले ले, उसने तो पेमेंट करा ही नहीं। तो ये नोटिस देना जरूरी है, रिटर्न नोटिस। ठीक, फिर भी अगर श्यामलाल कोई एक्शन नहीं ले तो श्यामलाल के खिलाफ रामलाल केस कर सकता है कि मैं तो यही मानूंगा तेरा बिल डिसऑनर हुआ है, तू मुझे पेमेंट दे, नहीं तो मैं कोर्ट केस कर रहा हूँ। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कंपलसरी है। प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया, मेकर ने प्रॉमिस किया रामलाल को, से सौरभ मेरा नाम, मैंने प्रॉमिस किया रामलाल को कि मैं पेमेंट कर दूंगा तुझे, आई प्रॉमिस टू पे रामलाल ₹10,000, और ये प्रॉमिसरी नोट मांगने वो मेरे पास पेमेंट मांगने आया और मैंने पेमेंट देने से मना कर दिया,
तो यहाँ नोटिस वो मुझे फिर सोचना देगा क्या कि सौरभ तेरा तो प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, मैंने तो करा है डिसऑनर, तो नोटिस की जरूरत ही नहीं है। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर की जरूरत या इनफैक्ट कंसेप्ट है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं, किसमें, प्रॉमिसरी नोट में। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में होल्डर जो होता है या बेरर जो होता है जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, उसको अपनी प्रायर पार्टी को जिससे उसने लिया था, यानी कि ड्रॉअर या किसी और ने मुझे दिया था उसको ड्रॉअर ने दिया था, तो हर एक व्यक्ति अपनी प्रायर पार्टी को नोटिस ऑफ डिसऑनर देगा। देखो कहते कहते भी मैंने पूरा समझा दिया ये पॉइंट। फिर देखो मैंने आपको एक लॉजिक से चीज समझाई थी, इफ यू रिमेंबर, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, तो प्रॉमिस को तो एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता, याद करो, आई प्रॉमिस कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ओके बेटा आई एक्सेप्ट योर प्रॉमिस, नहीं, हाँ ठीक है, जब पहले करके देखा फिर बात करेंगे। प्रॉमिस में एक्सेप्टेंस नहीं लगता है, जबकि नौजवानों आगे बढ़ो, यस सर, उनको बताना पड़ता है कि हाँ हमने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया है। तो चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर है और ऑर्डर का एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, जबकि प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस है, प्रोमिस का एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ठीक है तूने कर दिया, हमने सुन लिया, इसलिए एक्सेप्टेंस का फंडा प्रोमिसरी नोट में नहीं है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई को एक्सेप्ट करना पड़ता है, नहीं करे तो फिर वो डिसऑनर माना जाता है ना। तो ये कंसेप्ट है भाई। तो यहाँ एक चीज वो कर लो, एक्सेप्टेड बाय द डेटर, डेटर करना, डेटर या स्लैश ड्रॉई। A promissory note requires no acceptance from the payee, while a bill of exchange has to be accepted by the debtor, that is drawee. लॉजिक के साथ है, क्यों ऐसा क्यों है, रटना बहुत आसान था। बोल एक्सेप्टेंस किसमें लगता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में, किसमें नहीं लगता है, प्रोमिसरी नोट में, नहीं लगता है किसमें, प्रोमिसरी नोट में, लगता है किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में। 4 बार बोल दिया, रटा गया, मजा थोड़ी आएगा। लॉजिक है। आखिरी पॉइंट एफ, आदत खराब कर दूंगा आपकी पढ़ने की, गारंटीड। फिर मत बोलना है सर वो हमारी इतनी चीथड़े उड़ाने की आदत हो गई है कि अब हमको जब तक चीथड़े नहीं उड़े मजे नहीं आते हैं, और ये देखना फिर क्या मजा लाएगा ये लाइफ में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सर्टेन यानी कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जो बिल पे तो लगते हैं पर प्रोमिसरी नोट पे नहीं लगते, जैसे कि नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, सुप्रा प्रोटेस्ट, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस अभी बोला था ना, एक्सेप्टेंस जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो एक्सेप्टेंस का भी एक प्रोविजन है जो बोलता है कि एक्सेप्टेंस कंपलसरी, पर वो एक्सेप्टेंस बिल पे लगता है, प्रोमिसरी नोट पे लगता ही नहीं है। तो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने का जो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस है वो कंसेप्ट भी नहीं लगती, बिल ऑफ एक्सचेंज में लगती है, प्रोमिसरी नोट में नहीं लगती। उसी तरह से याद करो, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, तो आपने अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज कभी पढ़ी हो, तो उसमें लिखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने पे नोटिंग चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹40 लगे। तो वो नोटिंग चार्जेस क्या है भाई, आपको नोटरी के पास जाके, नोटरी आपको मालूम है ना, नोटरी एक एक्सपीरियंस्ड वकील जो नोटरी की अप्लाई करके नोटरी पब्लिक बनता है, जिसके पास एविडेंस आप रखवा सकते हो डॉक्यूमेंट दिखा के, और वो नोट कर लेगा डॉक्यूमेंट को, ताकि कल को आपका डॉक्यूमेंट गुम भी जाए, खो भी जाए, तो नोटरी के रजिस्टर या रिकॉर्ड में अगर आपका उस डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन हो, तो कोर्ट में वो नोटरी के पास लिखा हुआ कागज, वो रजिस्टर में लिखी हुई एंट्री कोर्ट में एविडेंस के काम आती है। तो नोटरी का काम ही क्या है, नोट करके रखना, चीजें नोट कर लेता है कि हाँ आप गए, आपने दिखाया कि देखो सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, डिसऑनर हो गया, तो नोटरी ने कर नोटरी ने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज और अपने रजिस्टर में नोट कर लिया कि हाँ भाई ऐसा एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो डिसऑनर हो गया। ठीक, अब कल को मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज गुम भी जाए तो भी मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि सर मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जिसका रामलाल ने पेमेंट नहीं किया। कोर्ट बोलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाओ, आपने कहा सर बिल ऑफ एक्सचेंज तो गुम गया, तो फिर क्या सबूत है, बोले सर वो नोटरी है सरकारी, नोटरी के पास सबूत है, नोटरी को बुलाया गया, नोटरी ने देख के बताया कि हाँ सर ऐसा एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, ये रामलाल सही बोल रहा है, तो नोटरी की बात को कोर्ट भी मानता है, नोटरी के पास जो है वो सबूत है, तो आपने सबूत नोट करा दिया, तो जो सबूत को नोट करे वो नोटरी, याद करने का सिंपल तरीका। ठीक, और अगर आप बोलो कि हमको जो है नोट तो कर लिया है आपने, नोटरी से अगर आपने बोला कि नोट तो कर लिया है, बोले हाँ कर लिया है, बोले हमको एक कागज पे सर्टिफिकेट भी लिख के दे दो कि हाँ हमने नोट कर लिया ऐसा एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, तो नोटरी ने अपने रजिस्टर में तो नोट कर लिया, और आपके कहने पर आपको एक कागज पे सर्टिफिकेट लिख के भी दे दिया कि हाँ भाई ऐसा एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, तो ये नोटिंग कराने के बाद आपने एक कागज और ले लिया उससे सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं प्रोटेस्टिंग अथवा सुप्रा प्रोटेस्ट, इसको बोलते हैं सुप्रा प्रोटेस्ट अथवा प्रोटेस्टिंग। ठीक, बहुत क्लैरिटी से समझाया अपन, ढूंढने पे नहीं मिलेगा। ठीक, तो नोटिंग और प्रोटेस्टिंग अगर डिसऑनर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज तो करानी पड़ती है, प्रोटेस्टिंग ऑप्शनल है लेकिन नोटिंग कंपलसरी है, पर प्रोटेस्टिंग भी अगर होगी तो बिल की होगी, प्रोमिसरी नोट की कभी नहीं होगी, अगर होगी भी तो
बिल की होगी, प्रोमिसरी नोट की कभी नहीं होगी। जबकि नोटिंग तो डिसऑनर होने पे कंपलसरी बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है। तो नोटिंग और प्रोटेस्टिंग किसकी होती है? बिल की, जिसमें से भी नोटिंग कंपलसरी, प्रोटेस्टिंग ऑप्शनल। और प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो जाए तो ना नोटिंग कंपलसरी है ना प्रोटेस्टिंग कंपलसरी है, ना दोनों में से कुछ भी कंपलसरी है। ठीक, तो ये नोटिंग या प्रोटेस्टिंग के जो प्रोविजंस है, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक एक्सेप्टेंस, या एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंटमेंट, या सुपरा प्रोटेस्ट यानी कि प्रोटेस्टिंग नोटिंग, आर नॉट एप्लीकेबल टू प्रोमिसरी नोट बट दे आर एप्लीकेबल ओनली टू बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। कोई ताकत है जो आपसे छीन ले कंसेप्ट? कोई ताकत नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों आगे आते हैं। अब चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में अंतर बड़ा मजेदार है। तो देखो, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंकर, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी नॉर्मल ड्रॉई पे भी और बैंकर पे भी। फिर चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड और टाइम दोनों हो सकता है, टाइम डिमांड दोनों हो सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट को मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, चौथे पे आता हूँ। तीसरा मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही गजब कंसेप्चुअल है। चेक के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं लगता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस लगता है। भाई वो तो स्पेसिफिकली लगता है एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल पे, बाकी ना प्रोमिसरी नोट पे एक्सेप्टेंस का फंडा है ना चेक में है। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 days ऑफ ग्रेस अलाउड है, मैच्योरिटी डेट में, ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। जबकि चेक पे तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट ही नहीं है चेक में। क्यों? क्योंकि टाइम इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, इट इज तो ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। तो जब ऑन डिमांड ही पेएबल है तो उसके अंदर कोई ड्यू डेट ही नहीं है, तो ड्यू डेट ही नहीं तो मेच्योरिटी ही नहीं है। तो ड्यू डेट, मेच्योरिटी डेट, ग्रेस पीरियड कुछ भी तो फंडा नहीं लग रहा है चेक पे, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया। फिर आपने देखा होगा चेक के ऊपर ऐसे कॉर्नर में 2 लाइन खींचते हैं, याद आ रहा है? हम बोलते हैं चेक को हमने क्रॉस कर दिया। तो ये क्रॉसिंग चेक पे होती है क्या? हाँ, चेक पे क्रॉस्ड चेक करके कंसेप्ट होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज पे ऐसा करते हैं क्या 2 लाइन खींच के क्रॉस कर दो? नहीं। तो देर इज ए कंसेप्ट ऑफ क्रॉसिंग इन चेक, नॉट ऑलवेज, लेकिन चाहो तो कर भी सकते हैं चेक को क्रॉस्ड चेक। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में देर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ क्रॉसिंग। तो क्या बनेगा पॉइंट? अनलाइक चेक, 5 पॉइंट, छठे पॉइंट पे, अनलाइक चेक अ बिल कैन नॉट बी क्रॉस्ड। चेक जैसा नहीं है बिल, क्यों? क्योंकि बिल कैन नॉट बी क्रॉस्ड। अनलाइक यानी उसके जैसा, अनलाइक यानी उसके जैसा नहीं है। किसके जैसा नहीं है? चेक के जैसा नहीं है। कौन चेक के जैसा नहीं है? बिल ऑफ एक्सचेंज। किस रिस्पेक्ट में? एक पॉइंट पे आके, और वो पॉइंट कौन सा है? वो ये है कि बिल कैन नॉट बी क्रॉस्ड। तो कितनी बढ़िया लैंग्वेज है ना, अनलाइक चेक अ बिल कैन नॉट बी क्रॉस्ड। लैंग्वेज पकड़ रहे हो, बोलने का तरीका, इंटरप्रिटेशन, और लिखने में कितना मजा आता है। अब इसको बड़ा करके लिखना तो कैसे लिखते हैं? देर इज ए कंसेप्ट ऑफ क्रॉसिंग इन चेक वाइल देर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्रॉसिंग इन बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल कैन नॉट बी क्रॉस्ड। और इतना बड़ा लिखने के बजाय अगर कम शब्दों में लिखना हो तो अनलाइक चेक अ बिल कैन नॉट बी क्रॉस्ड। है मजा। अलग अलग लैंग्वेज वो सब भी करा है मैंने, वाइल वाला भी और वेयर एज वाला भी, लेकिन यहाँ पर एक अनलाइक वाला भी पॉइंट बनाया जानबूझ के, लैंग्वेज बदल बदल के। मेरा बच्चा हर तरह से स्मार्ट होना चाहिए, ही शुड आउट स्मार्ट ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, थ्रू आउट इंडिया। आ तो जाओ सामने, अपना बच्चा सामने खड़ा है। फिर है अनलाइक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक कैन नॉट बी नोटेड और प्रोटेस्टेड। अब यहाँ उल्टा हो गया, कौन नोटेड और प्रोटेस्टेड नहीं होता है? नोटिंग प्रोटेस्टिंग अभी बताया थोड़ी देर पहले। नोटिंग प्रोटेस्टिंग कौन नहीं हो सकता है? अ चेक कैन नॉट बी नोटेड और प्रोटेस्टेड, है ना। तो चेक नोटिंग या प्रोटेस्टिंग नहीं हो सकता है, मतलब वो किसके जैसा नहीं है चेक? इस रिस्पेक्ट में चेक बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा नहीं। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का नोटिंग भी होता है और प्रोटेस्टिंग भी चाहो तो होता है। तो अनलाइक बिल ऑफ एक्सचेंज अ चेक कैन नॉट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड। लो भाई, पढ़ना आ गया तो सब कितना आसान हो गया। ये तो पता नहीं ऐसे लिखा गया 3। 8वां पॉइंट लास्ट, नो स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चेक वाइल स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज पे स्टैंप चिपकाना पड़ता है, साइन भी करना पड़ता है स्टैंप पे भी, लेकिन चेक पे स्टैंप लगता ही नहीं, चेक तो बैंकर बना के देता है। एक पॉइंट और बना सकते हो, चेक इज ऑलवेज issued by the banker in which one has a bank account. When in a bill of exchange, it can be made on a simple piece of paper and a stamp can be attached. फिर for issuing a bill of exchange you don't require to have a bank account, yet is not required to have a bank account, while to issue a check you should have a checkbook and for a checkbook you should have a bank account first. ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन सकता है। 10 बना दिया अपन ने, है ना। तो दिमाग अगर खुला होना तो बच्चा क्या नहीं कर सकता है, सब करेगा। ये तीसरा पॉइंट सर आपने छुड़वाया था, ये क्या है? अब बेरर चेक पेएबल ऑन डिमांड। अब इस इतने पूरे फ्रेज को पढ़ना है ना, मैं हाईलाइटर लेता हूँ, 1 मिनट, अलग कलर का हाईलाइटर लेता हूँ, ब्लू लेता हूँ, सुनना। अब बेरर चेक पेएबल ऑन डिमांड, ठीक, ये क्या चीज है?
बेरर चेक पेबल ऑन डिमांड। बेरर चेक मतलब बेरर, ठीक, बेरर चेक मतलब बेरर, जिसका पेमेंट जो लाएगा उसको हो जाएगा, जिसके हाथ में उसको हो जाएगा। वो पेबल ऑन डिमांड मतलब टाइम फिक्स नहीं है, जब मांगोगे तब हो जाएगा, है ना। तो बेरर ऑन डिमांड मतलब ये, अब आपको याद करना है वो टेबल जो मैंने आपको एक बार बनवाया था, इफ यू रिमेम्बर, वो चार चीजें, ओवरड्राफ्ट, ब्लूटूथ, बैड डेट्स और ऑपरेशन थिएटर। क्या बोल रहे हो सर? कॉम्बिनेशन क्लासिफिकेशन के समय के, है ना। ओ से ऑर्डर, बी से बेरर, टी से टाइम, डी से डिमांड। अब सुनना, ओ, बी, टी, डी, इनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? इनकी कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक जोड़ी है, ये दोनों दूसरी जोड़ी। जोड़ी मतलब या तो ऑर्डर होगा या बेरर होगा, ये दोनों की जोड़ी मतलब इन दो में से कोई एक होगा। तो चलो, ऑर्डर का ओ उठाया, टाइम का टी उठाया, फिर बेरर का बी उठाया, टाइम का टी उठाया, फिर ऑर्डर का ओ उठाया, डिमांड का डी उठाया, बेरर का बी उठाया और डिमांड का डी उठाया। ये तो हो गए चार। फिर आओ हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और तीसरा चेक। ये तीन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक। अब याद करो, मैंने आपसे कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉमिसरी नोट में जहां जहां बी है बेरर, वहां वहां प्रॉमिसरी नोट इशू ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉमिसरी नोट कभी भी बेरर के नाम पे आरबीआई के अलावा इशू नहीं करता है कोई। तो प्रॉमिसरी नोट इन दो तरीकों से इशू नहीं होता भारत में, ठीक। फिर चेक की डेफिनेशन, विच इज नॉट एक्सपोज टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब डी के अलावा किसी और तरीके से पेबल होने के लिए इशू नहीं होता। मतलब टी, यानी कि चेक कभी भी टी के तरीके से इशू नहीं होता। मतलब चेक में कौन से दो तरीके नहीं होंगे? चेक में ये दो तरीके नहीं होंगे, ठीक। इसका मतलब चेक कितने तरीके से इशू किया जा सकता है? तो हरी झंडी दिखा देते हैं, चेक इन दो तरीकों से इशू किया जा सकता है। लाल रंग स्टॉप, ग्रीन कलर गो, गो यानी चलने दो, चलेगा, ठीक। कलरफुल बना रहे। प्रोमिसरी नोट, ऑर्डर टाइम चलेगा, ऑर्डर डिमांड चलेगा, बेरर नहीं चलता। तो चेक और प्रोमिसरी नोट में इन चार कॉम्बिनेशन में कौन से दो अलाउड हैं? दो दो। चेक में टी वाले छोड़ के दोनों डी वाले, और प्रोमिसरी नोट में दोनों बी वाले छोड़ के दोनों ओ वाले। ओ यानी ऑर्डर, बी यानी बेरर, टी यानी टाइम, डी यानी डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज पे आओ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टाइम भी अलाउड है, बेरर टाइम भी अलाउड है, ऑर्डर डिमांड भी अलाउड है। बस एक बेरर डिमांड ये अलाउड नहीं है। देखना जरा, मैं बोलता हूं, आप स्क्रीन पे देखना। अ बिल ऑफ एक्सचेंज, गोला मांडा। तो फिर अब नीचे लिखता हूं, अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेरर, बी फॉर बेरर, पेबल टू बेरर, बेरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब बेरर प्लस डिमांड, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन बी डी वाला, बी डी वाला इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड while a check payable to bearer on demand is valid। ओ तेरी, ये कैसे पॉसिबल है? देखना जरा, ये बी डी वाला जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर चेक देखना जरा सामने, चेक, ये यहाँ पे चेक का राइट लगा है, ये वाला राइट लगा है ग्रीन वाला। इसका मतलब चेक बी डी तरीके से इशू होता है, मतलब अ चेक पेबल टू बेरर ऑन डिमांड इज वैलिड। जबकि अ चेक पेबल, जबकि एक बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेरर ऑन डिमांड इज नॉट वैलिड। देखना जरा ये लाल वाला गोला, इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस बराबर है। आया समझ सर? पर अभी तक आपने कारण नहीं बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ये बी डी क्यों अलाउड नहीं है, चेक में अलाउड है। प्रोमिसरी नोट में तो समझ में आता है कि भाई देश में अगर प्रोमिसरी नोट बेरर के नाम पे सब इशू करने लग जाएंगे तो वो तो गड़बड़ी हो जाएगी, वो तो आरबीआई कर सकता है। तो चलो, और चेक का भी समझ में आता है कि चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, इसलिए डी वाला पोर्शन तो उसमें सही है। और बेरर के नाम पे भी चेक इशू होते ही हमने देखा है, बेरर चेक है और इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, मतलब बी डी तो हो गई ना चेक में, तो समझ में आ रहा है। पर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्यों मना कर रहे हो कि बेरर और ऑन डिमांड दोनों ही नहीं हो सकता? तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में, आते ही आते ही कारण बताऊंगा। तब तक आपको सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूँ, है ना। दिमाग लगाना, खोजना, है ना, अपने दिमाग से जो आपको लगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। बहुत तगड़ा, बहुत ही प्यारा कारण है और बहुत आसान भी है ना। पर जो भी है लॉजिकल है, बिना लॉजिक पे तो बात ही नहीं करना कभी। मतलब सामने वाले से बात करना ही बंद कर दो अगर लॉजिक पे बात नहीं करता है तो।
लॉजिक होना भाई, रटाओ मत, है ना, झाझू मत करो, शोषा मत करो, सीधे सीधे कंटेंट पे बात करो, है ना। फिर शोषा के लिए दूसरे तरीके, अपन दूसरे दूसरे वीडियोस बना लेंगे बहुत सारे, बतौलेबाजी के, मोटिवेशन के, कंसेप्ट से हट के जितनी भी फालतू बात करनी है सबके वीडियो बना दूंगा, है ना। आपके आशीर्वाद से वी आर गुड ओरेटर्स, लेकिन कंसेप्ट वी विल कीप इट ओनली अप टू कंसेप्ट, ठीक। तो ये है यार, और ये टेबल को देखो आप, और यहाँ देखो फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस वापस ऊपर क्या कहा है थर्ड पॉइंट में, अ बेरर चेक पेबल ऑन डिमांड इज वैलिड, बी डी, बेरर चेक मतलब बी और ऑन डिमांड यानी डी, तो बी डी वाला चेक वैलिड है, बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड टू अ बेरर मतलब वही बी डी, टू अ बेरर ऑन डिमांड बी डी इज इनवैलिड, है ना। तो ये टेबल से समझ में आएगा, और टेबल आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो अगर पॉसिबल हो तो, या किसी दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लो इसका पॉज करके, ठीक। लेकिन इस टेबल को ध्यान दे दो यार, है ना। टेबल कैसे बनाना है अपने को, फिर बना देता हूं मैं, देखो इधर आप लिख लो काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और यहां लिख लो क्लासिफिकेशन, ठीक। ये हो गया, बड़ा कर रहा हूं ताकि अच्छे से दिख जाए आपको। ठीक है, अब यहाँ काइंड में क्या क्या आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, ठीक है भैया। 1 2 3 4, 4 क्लासिफिकेशन है अपने पास, ये 4 क्लासिफिकेशन का टेबल अपना बन रहा है, बिल्कुल तैयार, एकदम ताज़ा ताज़ा गरम गरम कढ़ाई में से निकल के आया है, और ये देखो बच्चों ये तैयार हो रहा है बिल्कुल। अब अपन इसको थोड़ा रंगीन बना लेते हैं, नीले रंग से अपन यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर टाइम, ऑर्डर डिमांड, बेरर टाइम, बेरर डिमांड, ठीक है भैया। अब यहाँ पे लाइनें खींच देते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और हरे और लाल रंग के प्रयोग से अपन अंदर राइट रॉन्ग लगा लेंगे, वेयर राइट इज इक्वल टू कैन बी इशूड एंड रॉन्ग इज इक्वल टू कैन नॉट बी इशूड। चलो, तो लाल वाला निशान से क्रॉस लगाएंगे, प्रोमिसरी नोट में बेरर का कंसेप्ट नहीं होता, चेक में टाइम का कंसेप्ट नहीं होता, बिल ऑफ एक्सचेंज में बेरर डिमांड दोनों एक साथ नहीं होता, ठीक। टेबल आपके लिए ओ डी, ओ टी, बी टी ये तीनों होते हैं, प्रोमिसरी नोट में ओ डी ओ टी होता है, चेक में डिमांड जहां जहां है वहां सब दूर होगा। चलो, अब नीचे कुछ कीज लिख देता हूँ, ओ इज इक्वल टू ऑर्डर, बी इज इक्वल टू बेरर, टी इज इक्वल टू टाइम एंड डी इज इक्वल टू डिमांड, ये कुछ कीज होगी। उसके बाद राइट इज इक्वल टू कैन बी इशूड, whereas wrong is equal to cannot be issued, ठीक। मतलब इस वे में इशू नहीं हो सकता तो रॉन्ग है, और इस वे में इशू हो सकता है तो राइट है, ठीक। और बी ई इज इक्वल टू बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आप लोग मत लिखना ये सब की, जिसमें आपके कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लिख रहा हूँ, पी एन इज इक्वल टू प्रोमिसरी नोट। लो भाई, हमेशा का काम हो गया आपका, ये टेबल बहुत काम का है, बिंगो, बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट। अब कल हम लोग बात करने वाले हैं इस लॉजिक पे कि सर यहाँ ये बी डी वाले तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज जारी क्यों नहीं होता और चेक क्यों जारी हो जाता है। क्वेश्चन हमारा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर डिमांड इशू क्यों नहीं होता और चेक बेरर डिमांड इशू क्यों हो जाता है। इस पे कल मैं आपसे बहुत ही तगड़ा लॉजिक लेके बात करूंगा। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात आपसे करता हूँ मैं अगले सेशन में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच बच्चों।